चलिए देखिए, प्रॉब्लम नंबर 16 है। A long cylindrical volume contains a uniformly distributed charge of density rho। ठीक है ना, इसकी डेंसिटी दी है rho। Find the electric field at a point P inside the cylindrical volume at a distance x। ठीक है ना, वो तो मालूम है आपको, किसी सिलेंडर की वजह से या लॉन्ग वायर की वजह से x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होती है? x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी होती है 2k लैम्डा बाई x, है ना। या बराबर समझ लो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन क्या होता है बोलो, एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई क्या होता है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए समझिएगा, x डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी चीज q की वैल्यू चाहिए हमको, डेंसिटी कितनी है रो और वॉल्यूम कितना होगा v। तो q कितना आ गया बताइए, रो v। आगे समझिए, v कितना है बताइए, वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर का x रेडियस पे कितना होगा बताइए, पाई r स्क्वायर h। ठीक है ना, अगर सिलेंडर की लंबा हाइट कितनी है h है, तो वॉल्यूम कितना होगा पाई r स्क्वायर h। और ये क्या हो गई अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो गई। चलो वैल्यू पुट कर दो, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, q का वैल्यू कितना है रो पाई एक्स स्क्वायर एच, है ना। ये q का वैल्यू हो गया अपॉन क्या, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बच रहा है रो एच अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लो यार आ गया। क्या प्रॉब्लम बताओ, लाइन चार्ज की वजह से एक्स डिस्टेंस पे इंटेंसिटी क्या होती है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई एक्स स्क्वायर। चार्ज जानते हैं आप, रो इनटू v, ये चार्ज का वैल्यू हो रही है। समझिएगा बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो, टाइप 4 हो, अब ये गॉस के जो प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड होता है, थ्योरी जो टॉपिक आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम। समझना आप, होता क्या है, क्वेश्चन जैसे कठिन है कोई, तो कठिन का मतलब ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है, उसी में मैकेनिक्स भी डाल दो, उसी वेव भी डाल दो, ऑसिलेशन भी डाल दो, आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो एक सिंप्लिसिटी होती है, मतलब एक मेथड होता है, एक यूनिफॉर्मनेस होता है, मतलब कि कहते ना चाहिए एक हर चीज का एक मैनर होता है ना। तो जो क्वेश्चंस का भी कलेक्शन होगा वो आपको एक डेफिनेट मैनर में मिलेगा। और देखो ऐसा है कि प्रयास करने के बहुत सारे कारण होते हैं। आप मतलब के 10 सवाल लगाइए और जबरदस्ती दौड़ने वाले 100 सवाल लगाइए, ये यूजलेस हो जाएंगे। क्यों? अगर आपने मतलब के 10 लगा लिए जो पोजीशन ओरिएंटेड हैं, जो मार्क्स ओरिएंटेड हैं, जो वैरायटी कवर करते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा कि आप 100 सवाल लगा लेते हो फिर भी आपको टॉपिक क्लियर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका ओरिएंटेशन टॉपिक से लिंक्ड नहीं रहता है। ठीक है ना, वो ऐसे घुमाने चमकाने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस क्या है जोड़ते चले जाएंगे। तो मैंने ना आपके लिए एकदम बिल्कुल वैरायटी स्पेसिफाई करके और क्वेश्चन कलेक्ट किए, उसी से रिलेटेड मैंने आपको सीट बना के दिया और उसी से रिलेटेड मैं आपको डाउट क्लियर करा रहा हूं। समझ रहे ना। रही बात क्वेश्चंस की, तो मेरे पास तो हजारों लाखों क्वेश्चंस हैं, तो कुछ फायदा नहीं है मैं कराता रहूं, तुम करते रहो। पता चला इन क्वेश्चंस के चक्कर में पहला टॉपिक भूल गया, दूसरा टॉपिक भूल गया, जब तक चैप्टर खत्म हुआ पता ही नहीं चला। हमने क्वेश्चन तो 1000 लगा लिए, हमें होश ही नहीं है गॉस थ्योरम क्या कह रहा था। होता क्या है, अगर हम घूमेंगे और अगर हम वैरायटी वाइज चलेंगे कि मैक्सिमम वैरायटी कवर हो जाए, मैक्सिमम हम टाइप कवर कर लें, ठीक है ना, और उससे मिलते जुलते 2-2, 3-3 प्रॉब्लम लगा लें, तो उससे हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी, हम टॉपिक पे भी रुके रहेंगे और हम जो हमें जरूरत है वो हम कर पाएंगे, जबरदस्ती घसीटना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको सारी वैरायटी बताई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि क्वेश्चंस कैसे हुए हैं, ज्यादा अच्छा है कि आप पिछले 20 साल के अपने सीबीएसई और के पेपर उठा लीजिए, उसमें से जो क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैट से आए होंगे वो लगभग आप सारे बन रहे होंगे। नहीं बन रहे हमको रिपोर्ट करो, ठीक है। अगर आप पिछले 15 सालों से मेंस की प्रॉब्लम उठा लीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, उन पे कोशिश करिए, उनकी मैक्सिमम जो प्रॉब्लम की स्ट्रेटजी है वो जितने क्वेश्चंस मैंने अभी तक में कराए उनसे डेफिनेटली मैच होती होगी। नहीं मैच होती हमको मैसेज करिए, तुरंत मैसेज करिए, हम आपको बताते हैं, मैच करा के छोड़ेंगे, क्योंकि हमने पैसा कुछ पढ़ाया है आपको, है ना। तो घबराने की जरूरत नहीं है, वैरायटी पे ओरिएंटेड रहना आपको, है ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। समझ में आ गई ये चीज आपको? कितना सिंपल प्रॉब्लम था, देखने में बड़ा डरावना सा लग रहा था, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं होना है, अपन को टॉपिक पे रहना है मेनली। और प्रॉब्लम्स आप एग्जाम से पिक करिए, उससे आपको वैरायटी
स्ट्रांग है कि नहीं है उस पर अंदाजा हो जाएगा। चलिए, अ नॉन कंडक्टिंग शीट ऑफ लार्ज सरफेस एरिया एंड थिकनेस d contains uniform charge distribution of density rho. Find the electric field at point P inside the plate at a distance x from the central plane. Draw a qualitative graph of the E against x. ठीक है, वो तो सिंपल बात है, समझिएगा। लार्ज सरफेस एरिया वाली सीट है, उसकी थिकनेस d है, contains uniform charge distribution of density rho. Find the electric field at point P inside the, ठीक है, समझिएगा बात को। फ्लक्स का फॉर्मूला हुआ एसोसिएटेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझिएगा। जिसकी रो डेंसिटी रो है तो वो चार्ज क्या होगा, रो इंटू वी। भाई जो कि रो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, तो चार्ज क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है ई इंटू एरिया, रो वी अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, रो भी अपॉन क्या, ए एप्सिलॉन नॉट। अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उसका बेस एरिया कितना है, ए, क्योंकि हमने यहां भी एरिया ए कंसीडर किया है, तो रो एरिया हो गया ए, और हाइट कितनी हो गई एक्स, या विड्थ कितनी हो गई एक्स। प्लेन शीट का एरिया कितना हो गया ए, विड्थ हो गई कितनी एक्स, तो ये पूरा वॉल्यूम हो गया सरफेस का। ठीक है ना, समझ जाइएगा बात को, आगे ध्यान दीजिए। तो एरिया इंटू क्या, हाइट क्या कहलाता है, वॉल्यूम। एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट क्या कहलाता है, वॉल्यूम। एरिया इंटू क्या, एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कट गया, ई कितना आ गया बताइए, रो एक्स अपॉन कितना, ई नॉट एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, क्या आएगा बताइए, रो एक्स अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। क्या देख रहे हैं आप, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, एक्स। ई क्या आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो कैसा ग्राफ आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा। ऊपर से एक्स की पावर कितनी है, 1, लीनियर है, तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है, कुछ इस टाइप का आता है। तो ये ग्राफ भी आ गया आपका, ये ई है और ये क्या है, एक्स है, और ये ई की वैल्यू भी आ गई, रो एक्स अपॉन क्या, ई नॉट, क्या एप्सिलॉन नॉट। क्या प्रॉब्लम भैया बताइए इसमें, क्या समझ में नहीं आया, बोलिए। ये क्यों कह रहा कि एक्स की वैल्यू 0 और डी के बीच में, उसकी थिकनेस ही डी है। ऐसा ना हो कि प्लेट से बाहर निकल जाए। अगर प्लेट से बाहर अगर आप फील्ड फाइंड करने को बोलेंगे फिर वो अलग तरीके से होगा, फिर गॉसियन सरफेस के अनुबंध से नहीं आएगा। फिर वो जो इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है ना प्लेन सीट के लिए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर उससे होता। ठीक है ना, तो ये उस सीट के अंदर ही है, नॉन कंडक्टिंग सीट के अंदर ही है, इसीलिए क्या है, ये गॉस थ्योरम से सॉल्व हो रहा। कितना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम बताइए, कुछ भी कठिन है इसमें। छाप लो इसको जल्दी से, छापो छापो। ग्राफ भी हो गया, आपकी फील्ड की वैल्यू भी हो गई। भाई ये कांस्टेंट है ना, रो और एप्सिलॉन नॉट, मिटा दें। चलिए प्रॉब्लम नंबर 18 पे कंसंट्रेट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल है यार, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कोशिश करनी है। जो मैंने 2 टाइप के होमवर्क दिए थे, एक स्पेशली फॉर गॉस लॉ और दूसरा कंबाइंड है, वो कंबाइंड को भी करना बहुत ही अच्छा है। ये तो गया 18 सॉरी। अ चार्ज पार्टिकल हैविंग अ चार्ज, कितना चार्ज है भाई, 2 × 10⁻⁻⁶ is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density 4 × 10⁻⁻⁶. Find the force of attraction between the particles and the plate. ठीक है यार, फोर्स चाहिए आपको, ठीक है। A charged plate having a charge of this is placed close to a non-conducting plate having a surface charge density. Find the force of attraction. यार फोर्स का फॉर्मूला होता है QE, ठीक है ना। अब जो प्लेट है, वो प्लेट कितना इंटेंसिटी होती है प्लेट की बताइए, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। चार्ज का वैल्यू कितना है, 2 × 10⁻⁻⁶। सिग्मा कितना है बोलो, 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितना है, 8.854 × 10⁻⁻12। ये कट गया यार, 2 कट गया, 4 अपॉन 8.854 डिवाइड करो, अप्रोक्सीमेटली 0 पॉइंट कितना आएगा, 45। ये आ गया 0.45 न्यूटन। क्या प्रॉब्लम बताइए, कुछ समझ में आया, बोलिए। नहीं आया, क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला QE, Q × E, और प्लेन सीट की वजह से इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या होती है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो सीट से किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। सीट अगर रखी है उसके चारों तरफ फील्ड कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कितना सिंपल था। चलो अगला देखो बेटाए,
चलो देखो भैया प्रॉब्लम नंबर 19 बहुत ही सिंपल है यार, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 19 देखिए, अब पूरी एक्सरसाइज बनने की उम्मीद बढ़ गई आपकी। ये जो मैंने गॉस लॉ वाला होमवर्क दिया था ना, उसकी प्रॉब्लम है ये। वन एंड ऑफ अ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग सिल्क थ्रेड is fixed to a large vertical surface of charged non-conducting plate, and the other end is fastened to a small ball having a mass of 10 gram and a charge of 4 into 10 raised to power minus 6 in equilibrium. हाँ, ये समझना बड़ी बात है। The thread makes an angle of 60 degree with the vertical. Find the surface charge density. लो यार, ये वर्टिकल प्लेन हो गया, ठीक है। ये इसका नॉर्मल हो गया, प्लेन का नॉर्मल हो गया। ये समझ रहे हैं बात को अच्छे से। ये वो थ्रेड हो गया, समझिएगा। ये प्लेन का नॉर्मल, और ये क्या हो गया, थ्रेड। हालांकि ये जो वर्टिकल है, ये जो लॉन्ग सिल्क है 10 सेंटीमीटर का, ये क्या कर रहा है, फिक्स्ड टू अ लार्ज वर्टिकल सरफेस ऑफ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग प्लेट एंड द अदर एंड इज फास्टेंड टू अ स्मॉल बॉल हैविंग अ मास ऑफ इतना, a charge of this in equilibrium. The thread makes an angle of 60 degree with the vertical surface. ये जो surface है ना, इसके साथ thread 60 डिग्री बनाता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ कोई लाइन खींचूं इसी के पैरेलल, तो ये एंगल क्या आएगा, 60 डिग्री, अल्टरनेट एंगल। यहीं पे वो चार्ज लटका हुआ है, ठीक है ना। उसका मास क्या है, इसका मास है m, मतलब 10 ग्राम है, m मान लिया मैंने। तो वेट कहाँ होगा, नीचे की तरफ mg, ठीक है। अगर इस पे टेंशन T है तो ये कितना होगा, T cos 60 डिग्री। कितना होगा, T cos 60 डिग्री। इसे फोर्स कहाँ लग रहा होगा, ये बाहर की तरफ, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, इस तरफ T sin 60 डिग्री। आ रहा समझ में, ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है।